चलिए, तो केमिस्ट्री में हमारा चल रहा है अभी हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। और इसके अंतर्गत तीसरा रिएक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स, इसके पहले दो रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। वो दो रिएक्शन कौन कौन से हमने पढ़े हैं? पहला हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ लिया एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आज रिएक्शन विथ मेटल्स। और रिएक्शन विथ मेटल्स हेडिंग दीजिए 3 नंबर डालकर, और उसमें पहला ए नंबर डालिए और लिखिए विथ सोडियम। विथ सोडियम, इस रिएक्शन को कहा जाता है वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन थोड़ा बहुत क्लास 11th में सुना होगा आपने। कार्बन चेन की लंबाई को डबल कर देता है, डबल से, याद है? 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16 कर देता है। तो सोडियम के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्शन करेगा, लिखिए वुर्ज रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम को नेओबियम भी कहते हैं, इसीलिए सोडियम का संकेत Na है। और जब सोडियम हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। वुर्ज रिएक्शन क्या कहता है? आपके पास दो मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्केन रहेगा, 2 लिखा हुआ है ये, और साथ में सोडियम का 2 एटम लेंगे, और साथ में सॉल्वेंट लेंगे ड्राई ईथर। और ऐसा करने से R और R आपस में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? एल्केन। आपने लिया क्या था? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन से हाइड्रोजन हट के क्या बन जाएगा? एल्केन। और साथ में 2Na और 2x क्या हो जाएगा? 2NaX बनकर बाहर हो जाएगा। लिखते मत रहिए, समझिए। इसी रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहा जाता है। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, देखिए। मान लीजिए आपके पास है CH3Cl, यहाँ पे Cl है, Cl मतलब हुआ क्लोरीन, और क्लोरीन को कहा जाता है क्लोरो। हेलो एल्केन, हैलोजन है, क्लोरीन क्या है? हैलोजन, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? हेलो। या क्लोरीन है इसलिए क्या कह रहे हैं? क्लोरो। और एल्केन के जगह पर एक कार्बन का एल्केन है, इसलिए इसको कह रहे हैं मीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। हेलो एल्केन, पहले हैलोजन का उच्चारण करना है, तो यह हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका कितना मॉलिक्यूल लेना है? 2। और साथ में सोडियम के कितने एटम लेने हैं? 2। और साथ में सॉल्वेंट लेना है, क्या सॉल्वेंट लेना है? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यह सॉल्वेंट की भूमिका में होता है। ऐसा करने से क्या होगा? जो 2 बार CH3 है, ये दोनों CH3 आपस में ही क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ का जो 2 सोडियम है 100, और यहाँ का जो 2 क्लोरीन है 100, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? 2Na और 2Cl मिलकर क्या बन जाएगा? 2NaCl। और इस प्रकार हेलो एल्केन से क्या बन जाएगा? एल्केन। क्लोरोमीथेन से क्या बन गया? इथेन। कार्बन चेन डबल हो जाता है। एक कार्बन का हेलो एल्केन लीजिएगा तो 2 कार्बन का बन जाएगा, 2 का लीजिएगा तो 4 का बन जाएगा।
देखो समझाते हैं इसको, मैकेनिज्म समझाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा हुआ क्या। यहाँ पर सी एच क्लोरोमीथेन के कितने मॉलिक्यूल है, दो, दो मॉलिक्यूल ऐसे समझना। ये आपके पास है, इसका मैकेनिज्म सर बता रहे हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। यहाँ पर क्या है, CH3Cl का दो मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन ऐसे आया और साथ में कितना सोडियम है, दो। अब देखो सोडियम एक, सोडियम एक, टोटल कितना सोडियम है, दो। साथ में दो मॉलिक्यूल था तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे आया। देखो हमेशा रिएक्शन कैसे होता है, फेस टू फेस। अभी आपका फेस इधर है और मेरा फेस आपकी तरफ है, तभी तो रिएक्शन हमारे बीच में हो रहा है। तो रिएक्शन होने के लिए दोनों का फेस सामने सामने होना चाहिए। तो जो दो मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन का था, एक मॉलिक्यूल इधर से अप्रोच किया, एक मॉलिक्यूल इधर से अप्रोच किया। अभी एक सोडियम जो है ये इस क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करके बाहर कर लेगा, Na को क्या चाहिए, Cl, और इसी प्रकार ये वाला Cl जो है ये Na बाहर कर लेगा। अब ये जब Cl बाहर चला गया Na के साथ, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ CH3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। जैसे ही क्लोरीन चला जाएगा तो ये कार्बन अब कितने बॉन्ड पे आ गया, तीन, यानी इसका एक बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया। इसी प्रकार ये CH3 का Cl ले चला गया ये सोडियम, ये कार्बन जो अभी चार बॉन्ड बना रखा था, तीन हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ, जब क्लोरीन इसको छोड़ के निकल गया कार्बन को, तो अब ये कार्बन कितने बॉन्ड पे आ गए, तीन। तो ये वाला जो CH3 है 100 और ये वाला जो CH3 है 100, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्ट होगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, CH3, और साथ में ये क्या हो जाएगा, CH3। ये ग्रीन वाला CH3 और ये व्हाइट वाला CH3 आपस में क्या हो गया, कनेक्ट। और ये NaCl और ये NaCl, कितना बार NaCl, दो बार NaCl, और इसलिए क्या हो जाएगा, 2NaCl बनकर बाहर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया, आया, नोट डाउन करिए। एग्जाम में पूछा जाता है रिएजेंट फॉर वुर्ज रिएक्शन, तो वुर्ज रिएक्शन का रिएजेंट देखिएगा कहीं भी आज के बाद, हेलो एल्केन सोडियम ट्राई ईथर, तुरंत समझ जाइएगा वुर्ज रिएक्शन है। और वुर्ज रिएक्शन कार्बन चेन की लंबाई को डबल करता है हेलो एल्केन के साथ। आप बाबू बैकअप कंप्लीट कर लिए, एग्जाम्पल मैकेनिज्म, सारी बातों को कॉपी करिए एज इट इज, सॉल्वेंट जरूर लिखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है वुर्ज रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सॉल्वेंट स्पष्ट लिखा है, सॉल्वेंट ड्राई ईथर, इसको VBI कर लीजिएगा, रिएजेंट ही एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। ये पूरा नहीं पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्लास 11th में ही पूछा जा चुका है वुर्ज रिएक्शन, तो 12th में सिर्फ रिएजेंट पूछा जाता है। हो गया क्या, चलें आगे, रुपेश, हो गया प्यारे, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2।
मान लीजिए आपके पास है CH3CH2Br, इसका नाम क्या है बताइए। सबसे पहले उच्चारण हैलोजन का किया जाता है, हेलो एल्केन, और यहाँ पर हैलोजन के रूप में ब्रोमीन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो। और दो कार्बन का चेन है, दो कार्बन को इथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। वेरी गुड, ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। इसमें कितने कार्बन का चेन है, दो, और इसका दो मॉलिक्यूल लेंगे तो दो दूना क्या हो जाएगा, चार। अब यहाँ दो ब्रोमीन है तो उसको खपाने के लिए कितना सोडियम चाहिए, दो सोडियम चाहिए, और साथ में सॉल्वेंट के रूप में क्या चाहिए, ड्राई ईथर। अब क्या होगा, दो सोडियम दो ब्रोमीन को खींच कर बाहर कर देगा, तो CH3CH2 पहला वाला मॉलिक्यूल से और CH2CH3 दूसरा वाला मॉलिक्यूल से, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और दो ब्रोमीन और दो सोडियम क्या बनकर बाहर हो जाएंगे, 2NaBr। इस प्रकार दो कार्बन का हेलो एल्केन था, उससे चार कार्बन का एल्केन बन गया, ब्यूटेन। ये क्या बन गया, एल्केन। और ये क्या है आपके पास, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन से एल्केन तो बन रहा है, लेकिन साथ में हैलोजन तो हट रहा है, लेकिन उसके बदले कार्बन चेन की लंबाई क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। यहाँ दो कार्बन का चेन था, वहां चार कार्बन का चेन हो जा रहा है। इसका मैकेनिज्म लिखकर समझाएं या हो गया, क्लियर हो गया। एक बार फिर भी देख लो, CH3CH2Br, इसका दो मॉलिक्यूल लेना है, तो सर क्या बोले, जब दो मॉलिक्यूल लेना है तो दोनों मॉलिक्यूल को आमने सामने रखना है, और साथ में क्या रखना है, सोडियम, फिर से क्या रखना है, सोडियम, और फिर से क्या रखना है, BrCH2CH3। ठीक है, सामने सामने दोनों को रखना है। अब सर क्या कह रहे हैं, ये वाला जो सोडियम है ना, ये इस ब्रोमीन को खींचकर बाहर कर लेगा, और ये वाला जो सोडियम है ना, ये इस ब्रोमीन को खींचकर बाहर कर देगा। तो जैसे ही ये वाला ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, तो ये देखो कैसा दिखाई देगा, CH3CH2 ये ऐसा रह गया, और ये कैसा रह गया, CH2CH3 रह गया, है ना। अब देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, कितने बना रखा है, तीन। और ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ। तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट, एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से कैसा दिखेंगे, CH3CH2, और साथ में कैसा दिखेंगे, CH2CH3। ऐसे नहीं जोड़ देना है, CH3CH2 फिर CH3CH2, बीच में CH3 कभी नहीं आएगा। बीच में CH3 आएगा तो कार्बन पांच बॉन्ड ना बना लेगा, इसलिए इधर से और इधर से फेस टू फेस कनेक्ट कराना है, और इस प्रकार से चार कार्बन का चेन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। आया कुछ, नोट डाउन कर लीजिए।
हो गया। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए, इतना हमने पढ़ा कर भेज दिया और एग्जाम में आ गया लिमिटेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन का ड्रॉबैक क्या है, वुर्ज रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है उज्जवल? वुर्ज रिएक्शन में अभी तक आप पढ़े, उससे क्या प्रॉब्लम महसूस हुआ आपको, क्या प्रॉब्लम समझ में आया? वुर्ज रिएक्शन का क्या दिक्कत क्या है? बड़ा कर देता है। ये तो अच्छी बात है ना, बड़ा कर देता है तो 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? बुरा बात थोड़ी, तो अच्छा बात है ना। अगर 21 दिन में पैसा डबल हो रहा है तो अच्छा बात है, इसे बुरा बात कहाँ है प्यारे? तो बड़ा कर दे तो अच्छा बात है। प्रॉब्लम ये है कि बड़ा कर रहा है ना, जैसे एक कार्बन है ना सर, उसको 2 कर देता है, 2 का दीजिएगा आंसर, उसको सीधा 4 कर देता है, 3 नहीं कर पाता है। अगर 3 का दीजिएगा ना सर, सीधा क्या कर देता है? 6 कर देता है। 4 नहीं करेगा, 3 से 5 नहीं करने का औकात है इसका। 3 दीजिएगा, सीधा क्या कर देगा? 6। 4 और 5 का बातें नहीं करेगा। अगर 4 कार्बन का दीजिएगा, सीधा क्या कर देगा? 8। 5, 6, 7 का बातें नहीं करेगा, सीधा जोड़ा में डबल कर देता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है? कार्बन चेन की लंबाई को बढ़ाता तो है, लेकिन कैसे बढ़ाता है? सीधा डबल कर देता है। तो एग्जाम में पूछेगा लिमिटेशन क्या है इसका, इसका दिक्कत क्या है इसका? तो कार्बन चेन बढ़ाता है ये दिक्कत नहीं है, डबल से सीधा बढ़ाता है ये दिक्कत। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए लिखेंगे आगे, लिमिटेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। नोट लिखिए, नोट, लिमिटेशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। It increase the length of carbon chain. It increase the length of carbon chain. It increase the length of carbon chain directly by twice. It increase the length of carbon chain directly. chain लिखा हुआ है बच्चों, C लिखा हुआ है, chain डायरेक्टली बाई ट्वाइस, यानी एक कार्बन का रहेगा उसको 2 कर देगा, 2 को क्या कर देगा? 4, 4 को क्या कर देगा? 8, 8 को क्या कर देगा? 16, 16 को क्या कर देगा? 32। 2 को 3 नहीं कर पाएगा, 2 को 4 नहीं कर पाएगा, 2 को 3 नहीं कर पाएगा, 4 को 5 नहीं कर पाएगा, 6 नहीं कर पाएगा, 4 से 5 नहीं कर पाएगा, 4 से 6 नहीं कर पाएगा, 4 से 7 नहीं कर पाएगा, सीधा 4 से क्या कर देगा? 8। यही इसका दिक्कत है। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना। हो गया, चले आगे। ठीक, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में सवाल आएगा, कन्वर्ट प्रोपेन टू हेक्सेन। कन्वर्ट क्या बोल रहा है कि आपके पास प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का चेन है, CH3 CH2 CH3, और इससे क्या बनाने बोल रहा है? हेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन का चेन बनाने बोल रहा है, CH2 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 CH3। यहां से एग्जाम में सवाल कैसे आएगा इस कॉन्सेप्ट से? 3 कार्बन का चेन दिया है और उससे कितने का बनाने बोला है? 6 का। तो देख के समझ में आ रहा है कि 3 को 6 करना है, तो इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? वुर्ज रिएक्शन। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट वुर्ज रिएक्शन लगा सकते हैं। वुर्ज रिएक्शन एल्केन में लगता है, वुर्ज रिएक्शन तो हेलो एल्केन पे लगता है ना, तो ये तो एल्केन से एल्केन बनाने बोल रहा है। और वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, देखिए तो, हेलो एल्केन से एल्केन बनाता है। ये क्या है? हेलो एल्केन, उससे क्या बनता है? एल्केन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? एल्केन से एल्केन बनाने बोल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे? एल्केन को हेलो एल्केन में चेंज करेंगे। जब ये प्रोपेन से पहले क्लोरोप्रोपेन बना लेंगे, या प्रोपेन से पहले ब्रोमोप्रोपेन बना लेंगे, इसका हैलोजिनेशन कर लेंगे,
और जब हेलो एल्केन बन जाएगा उसके बाद वुर्ज रिएक्शन लगा के बना देंगे यार। नहीं समझ पाए? सवाल लिखिए, सवाल लिखिए, मैं करके दिखाता हूँ। हो गया, लिख लिए? चलो देखो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। स्टेप 1, ये 2 स्टेप में जाएगा। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजन जोड़ने की प्रक्रिया को हैलोजिनेशन कहा जाता है। और एल्केन का हैलोजिनेशन करने के लिए रिएजेंट क्या होता है, Cl2 सनलाइट या Br2 सनलाइट। तो आपके पास क्या है, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, यही है। और इसमें हैलोजन जोड़ना है तो रिएजेंट क्या लेंगे, Cl2, और साथ में क्या लेंगे, सनलाइट। तो ये हैलोजन इस फर्स्ट वाले कार्बन पर भी जुड़ सकता है और सेकेंड वाले कार्बन पर भी जुड़ सकता है। ज्यादा जुड़ने का चांस किस पर है, फर्स्ट वाले पे। क्यों, क्योंकि हम मूर्ख हैं। फर्स्ट वाले पे जुड़ेगा तो 1 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा, सेकेंड पे जुड़ेगा तो 2 डिग्री हेलो एल्केन बनेगा। तो 2 डिग्री हेलो एल्केन ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस पे क्यों जुड़ना चाहेगा, इस पे नहीं ज्यादा जुड़ना चाहेगा। नहीं समझ रहे हैं, क्लास नहीं किए हैं क्या ये वाला। बताया गया है कि जब 3 कार्बन का चेन हो तो फर्स्ट पे भी जुड़ सकता है, सेकेंड पे भी जुड़ सकता है। फर्स्ट पे जुड़ेगा तो 1 डिग्री बनेगा, सेकेंड पे जुड़ेगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो हमेशा 2 डिग्री बनना पसंद करता है ना यार। तो बेसिक है, यूकेजी का बात है यार। तो डायपर पहनता हुआ बच्चा ही बता देगा ये बात। Cl2 और सनलाइट लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, ये इस कार्बन पर जाने बजाय इस पे जाएगा। लेकिन चलो हम माइनर वाला ही लेते हैं। सपोज क्या होगा, CH3 CH2 माइनर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। CH3 के बदले यहाँ देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है, देखो तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है धीरज, 4। कितने बना रखा है, 4। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है। हैलोजिनेशन में क्या सिखाया गया, जोड़ने से पहले हटाने के बारे में। यहाँ पर सभी कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं। कोई भी कार्बन में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने अंदर हैलोजन जोड़ सकता है। अगर किसी कार्बन को अपने अंदर हैलोजन जोड़ना है तो पहले उसको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। इसीलिए तो 2 क्लोरीन लिए। एक क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाने में खर्च होगा और जो एक क्लोरीन बचेगा उस हाइड्रोजन के बदले जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH3 से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा तो क्या हो गया, CH2, और इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला सो, यहाँ CH3 से क्या हो गया है, CH2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला सो, और एक क्लोरीन बचा हुआ है सो, क्या बन गया, HCl। और इस प्रकार आपके पास क्या था, प्रोपेन, और प्रोपेन से क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन से क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन। जितने भी कार्बन का चेन लिखना हो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर CH3 लिख दीजिए और बीच वाला जितना कार्बन है सब पर CH2 लिख दीजिए। जैसे अगर हमको पेंटेन लिखना है, क्या लिखना है, पेंटेन, तो पेंटेन में कितना कार्बन होता है, 5। तो पहला वाला को CH3 लिख दीजिए और दूसरा वाला को CH2 लिख दीजिए, तीसरा वाला को CH2 लिख दीजिए, चौथा वाले को CH2 लिख दीजिए और पांचवा लास्ट वाला को क्या लिख दीजिए, CH3 लिख दीजिए। अगर हमको 3 कार्बन का लिखना है तो 3 कार्बन का लिखना है, देखो पहला में CH3 कर दीजिए, आखिरी में CH3 कर दीजिए और बीच में CH2 कर दीजिए। 4 का लिखना है तो CH3 पहला कर दीजिए, CH2 CH2 और लास्ट वाला क्या कर दीजिए, CH3। नहीं समझे, तो एल्केन समझते तुम लोग सब हो, लेकिन पूछते हैं तो तुम लोग का हालत हिल जाता है। मल्लू ऐसा करते हो, समझता तो सब है तुम लोग, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन घर में जाके इसका मतलब पढ़ते नहीं है, उल्टा पलटा जवाब देते हैं। चलिए ये हो गया प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन। अब आप दूसरा स्टेप में जाकर आप वुर्ज रिएक्शन लगा सकते हैं, तब जाके कार्बन चेन डबल होगा। वुर्ज रिएक्शन एल्केन में थोड़े लगता है, वुर्ज रिएक्शन तो हेलो एल्केन पे लगता है। अब इसका हेलो वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन चेन डबल, तो डबल होने के लिए इसका कितना मॉलिक्यूल लेंगे,
दो, जादू तो नहीं ना है कि कर दिए हो गया डबल, हो जा सिम सिम हो गया डबल। अरे इसका डबल करने के लिए इसका दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, इसलिए टू लेंगे। CH3 CH2 CH2 Cl, क्या नाम है, क्लोरोप्रोपेन, इसका दो मॉलिक्यूल। और साथ में क्या लेंगे, दो सोडियम, और साथ में क्या लेंगे, ड्राई ईथर। ऐसा करने से क्या होगा बताइए, CH3 CH2 CH2, ये पहला वाला मॉलिक्यूल से, और फिर CH2 CH2 CH3 दूसरा वाला मॉलिक्यूल से। और ऐसा करने से क्या बन जाएगा, हेक्सेन। और साथ में दो सोडियम और दो क्लोरीन, क्या बनकर बाहर हो जाएगा, 2NH3। अगर हम यहाँ Cl2 की जगह पर Br2 लिए होते, क्या लिए होते, Br2, तो यहाँ क्या बनता, ब्रोमोप्रोपेन, और साथ में क्या बाहर होता, HBr। नहीं समझ रहे, चलो नोट डाउन कर। तो प्रोपेन से हेक्सेन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बना लेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप में वुर्ज रिएक्शन लगेगा। इसको VVI सवाल लिखिएगा, टेस्ट जब जब देने आइएगा तब तब ये भेंट होगा। शशि कहाँ है जी, उज्जवल, अच्छा अच्छा। इसी प्रकार से ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाने के लिए आएगा तो बना लीजिएगा, ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाने के लिए दिया जाएगा तो बना लीजिएगा, बना ही लीजिएगा, पर बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए एग्जाम में वैसा नहीं आता है, एग्जाम में छोटे छोटे आते हैं। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन दे देगा, प्रोपेन से हेक्सेन, इससे बड़ा नहीं दे सकता, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ, सेकेंड कार्बन पे भी अगर लेते तब भी बनता, तब कुछ दूसरा किस तरह का प्रोडक्ट बनता देखिए, CH3 CH Cl CH3, है ना, तो यहाँ का क्लोरीन और वहां पे जाके जुड़ता, ये कैसा दिखता देखिए, CH3 CH और फिर यहाँ पे CH जुड़ जाता, CH3 फिर कितने कार्बन का चेन बनता, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन बन जाता, और इसका नाम हो जाता 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नहीं, यहाँ पे जुड़ता, यहाँ पे इसी कार्बन जहाँ पे क्लोरीन रहता है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहीं पे जुड़ेगा कार्बन, 4 कार्बन का फिर चेन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 2,3 डाई क्लोरो, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन बन, ठीक है। सोचिएगा, घर में जाकर ट्राई कीजिएगा, हिंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इस तरह से बनेगा। चलिए ठीक है, तो यह हो गया कॉपी, क्या हुआ, ठीक है, तो हो गया विथ सोडियम। अब आगे चलेंगे, दूसरा लिखेंगे विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है सोडियम की तरह, विथ मैग्नीशियम। मान लीजिए आपके पास क्या है, RX, और साथ में है Mg, और साथ में सॉल्वेंट यहाँ भी लेंगे ड्राई ईथर, तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा, RMgX, और इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, VVI लिखेंगे इसको,
ये हेलो एल्केन है। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है RMgX। देखिए एक बात समझिए, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 2,8, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बेहतर क्या है 2 देना या 6 लेना? 2 देना। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2। 6 तो नहीं होता है, वैलेंसी 4 से ज्यादा होता नहीं है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसका मतलब दैट इज मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाएगा? मैग्नीशियम कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स। इसका वैलेंसी 2 है, इसलिए मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है 2। जबकि सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 2,8, 1। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। तो 7 लेगा या 1 देगा? 1 देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा? सोडियम कैन फॉर्म 1 बॉन्ड। सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है, जबकि मैग्नीशियम कितने बॉन्ड बनाता है 2 बॉन्ड बनाता है। तो अब देखो यहाँ पर R और X के बीच में मैग्नीशियम क्यों गया? सो दैट मैग्नीशियम एक बॉन्ड हैलोजन के साथ बना सके और एक बॉन्ड एल्काइल के साथ बना सके। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास है CH3Br और इसको आपने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया। अब देखो क्या है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रखा है देखो तो 4, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 ब्रोमीन के साथ, और ये ब्रोमीन भी हैलोजन है तो एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट होते हैं, वैलेंसी 1 होता है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाता है। अब मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड बनाना है, तो 2 बॉन्ड बनाना है तो इसके साथ भी नहीं जा सकता है, इसके साथ भी नहीं जा सकता है, तो अगर जाना है तो इन दोनों के कहा जाएगा बीच में चला जाएगा, सो दैट दोनों को कोई परेशानी नहीं। और इस प्रकार क्या बन जाएगा मिथाइल, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम, और ब्रोमीन को क्या बोला जाता है ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसको क्या कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये क्या है आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड में मैग्नीशियम जुड़ गया तो क्या हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। साथ में सॉल्वेंट क्या रखना है ड्राई ईथर। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन है और इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है और इसमें Mg लगा हुआ है, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताइए सर, क्या बताए कार्बन और ब्रोमीन के बीच में हैलोजन आज मैग्नीशियम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा MgBr। इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। अगर IUPAC कहिएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, सब बच्चा वाला रिएक्शन है। ध्यान बस इतना देना है कि मैग्नीशियम कहाँ जाएगा तो कार्बन और हैलोजन के बीच में जाएगा। मैग्नीशियम बीच में क्यों जाएगा सर, किनारे समझाए हैं, क्योंकि मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाने के लिए उस दोनों के बीच में ही जाना पड़ेगा।
आर मतलब क्या होता है उज्जवल? हैं? आर मतलब क्या होता है प्यारे? आर जो लिखे है ना, आर एक्स में आर का क्या मतलब है प्यारे? एक्स मतलब जैसे हेलोजन होता है ना, एक्स मतलब हेलोजन है, आर मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, आर का मतलब क्या है? कैपिटल आर क्या दर्शाता है केमिस्ट्री में? रिएजेंट, बेहुदा कहीं का। आर अल्काइल ग्रुप को दर्शाता है। आर मतलब क्या होता है? अल्काइल। ए आर मतलब एराइल, कितनी बार बताएं? आर, जब वहां देखो ना हेलो एल्केन लिखा हुआ है, तो एक्स मतलब हेलोजन हुआ, तो आर मतलब एल्केन हुआ। आर मतलब रिएजेंट नहीं, आर मतलब एल्काइल ग्रुप। हो गया, चलें आगे, कुछ लिखें? लिखिए लिखिए। उज्जवल बेटा सोच रहा होगा मास्टर हमको आज इतना काहे रेल रहा है यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे। उज्जवल इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि सर सिर्फ लड़कियों से पूछते हैं, हम लोग से पूछते ही नहीं है हमसे सर। तो अभी उज्जवल से ही कुछ दिन सवाल पूछा जाएगा। अभी दूसरा सवाल तो आपसे पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब 12th पास कीजिएगा तब आपसे कोई पूछेंगे। जब आप भी 95 लाइएगा तो आपसे ही पूछेंगे। फिलहाल 95 लाने के लायक बनाने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा रोज। बात भी सही बोला लड़का, हम लोग से ही पूछिए सर। हो गए यहाँ तक, चलें आगे? अरे आप तो हाँ कह दीजिए। ठीक, ठीक। नोट करके लिखिए, यहाँ से एग्जाम में क्या परेशान करेगा आपको, लिखिए नोट करके। Grignard reagent is highly reactive. रुको रुको। Grignard reagent is highly unstable. Grignard reagent is highly unstable. Grignard reagent is highly unstable reagent. Grignard reagent is highly unstable reagent. स्पेलिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है। Grignard reagent is highly unstable reagent and can react with and can react with and can react with any source of proton, react with any source of proton, proton के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे H plus, and can react with any source of proton, and can react with any source of proton to form alkane, to form alkane readily, बहुत फास्ट, वो तुरंत अपना अस्तित्व बदल देना चाहता है। react with any source of proton to form alkane readily. सुनो ना, एक चीज हम कहना चाहते हैं, एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन के बाद अगर जगह है तो एडजस्ट कर लोगे थोड़ा सा क्या? सच एज H2O, NH3, CH3OH, इतना सा जगह है तो एडजस्ट कर लो। एनी, अबे नहीं है तो कॉपी में ऐसे करके ऐसे तो कर लो, ऐसे करके एरो देख के कर लो, सच एज के बाद कहीं तो लिखो। सोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या हो सकता है? तो जैसे वाटर हो सकता है जो H प्लस का त्याग करता है, सच एज H2O, NH3, अल्कोहल। एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन सच एज H2O, NH3, CH3OH, सी बहुत सारा है लेकिन तुम इतना लिख लो तो काम बन जाएगा। जब पढ़ोगे आप तो आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा।
highly unstable reagent and can react with any source of proton H plus such as H2O, NH3, CH3OH to form alkane readily. readily मतलब क्या होता है? जल्दी से, तीव्रता, फास्ट। हाँ ठीक है, ये एग्जाम में इसलिए इसको लिखवा रहे हैं ना क्योंकि एग्जाम में यही सवाल पूछा जाएगा। और सवाल क्या पूछा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से दूर क्यों रखा जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से सुखा करके क्यों रखा जाता है? मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना अस्तित्व बदल कर क्या बन जाएगा? एल्केन। देखो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, आपके पास क्या है? RMgX है, ठीक है, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बोलो है ना? RMgX को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका नाम क्या है? R मतलब क्या होता है? एल्काइल, Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम, और X को क्या कहते हैं? हैलोजन। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब कहता है इसको किसी भी H प्लस के सोर्स से, जैसे वाटर, क्या वाटर H प्लस का त्याग करता है? अरे यार, वाटर H प्लस का त्याग करता है कि नहीं करता? करता है। तो कहता है कि किसी भी H प्लस वाला सोर्स से अगर इसको रिएक्शन करा दीजिएगा। अब देखो R और Mg में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लेने वाला है कि देने वाला है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, 2,8,2, तो देने के मूड में है कि लेने के मूड में रहता है? देने के मूड में, यानी मैग्नीशियम डोनर है। तो मैग्नीशियम जब इलेक्ट्रॉन देगा, आर को जब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज बिल्डअप होगा? प्लस, और आर इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? अब बताओ, आर माइनस प्लस होकर बॉन्ड टूट गया, आर और Mg अलग अलग हो गया, तो आर माइनस के पास कौन जाएगा? H प्लस जाएगा कि OH माइनस जाएगा? अरे माइनस के पास कौन जाएगा? प्लस। माइनस है तो आर माइनस और H प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? आर और H, और ये क्या बन जाएगा? एल्केन। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? एल्केन, वो दूसरा ही चीज बन जाता है। और Mg पे प्लस चार्ज है तो प्लस के साथ क्या जाएगा? माइनस, तो क्या हो जाएगा? MgOH। और इस प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बन जाता है? एल्केन। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर से क्यों प्रोटेक्ट करके रखा जाता है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब वाटर के संपर्क में आता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव होने के कारण वो अपना अस्तित्व खो देता है और वो क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। इसी को लिखिए, रुको, यहां तक लिख लिए हो? लिख लियो तो एक लाइन छोड़ करके अगला पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिखो एक और लिखेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट केप्ट ड्राई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट केप्ट ड्राई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट MUST मस्ट kept 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 dry, Grignard reagent must kept dry and free from moisture, must kept dry and free from moisture। moisture का स्पेलिंग बोर्ड पे लिखा हुआ है MOISTURE। Grignard reagent must kept dry and free from moisture, otherwise it will lose, otherwise it will lose LOOSE, otherwise it will lose its identity, otherwise it will lose its identity, अन्यथा यह अपनी पहचान खो देता है। otherwise it lose its identity and form alkane, and form alkane, और ये क्या बना देता है? एल्केन बना देता है, एंड फॉर्म एल्केन। उसके बाद लिखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिखने के बाद ये रिएक्शन उसके नीचे लिख लीजिए। अब ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। इसको VBI लिखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यही पॉइंट पूछा जाता है, उसको मॉइस्चर से ड्रिवन आउट क्यों रहता? देखते हैं दवाई का डब्बा में भी लिखा रहता है कीप मॉइस्चर से दूर रखना है, कीप अवे फ्रॉम स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस लिखा रहता है। इसी के साथ आज की क्लास
यही समाप्त की जाती है। यहाँ पे खत्म हो गया तीनों रिएक्शन हेलो एल्केन का। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है बच्चों।